नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है करदान क्षमता, टैक्सेबल कैपेसिटी। तो करदान क्षमता क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और इसका क्या महत्व है। करदान क्षमता, करदान क्षमता से आशय किसी विशेष समुदाय की कर देने की अधिकतम क्षमता या सामर्थ्य से होता है। एक समुदाय या एक देश में निवास करने वाला जो एक वर्ग है, एक समुदाय है, वो कितना अधिकतम कर दे सकता है, इसको ही करदान क्षमता कहा जाता है। करदान क्षमता करारोपण की अधिकतम सीमा है जिसे एक देश के निवासी दे सकते हैं। कर अधिकतम एक देश के निवासी कितना दे सकते हैं, यही करदान क्षमता है। इसमें सर जोसिया स्टैम्प की परिभाषा विस्तृत परिभाषा है। इससे करदान क्षमता का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो करदान क्षमता का कुल उत्पादन का कुल उपभोग या उस भाग पर आधिक्य है। एक देश जो उत्पादन कर रहा है तो करदान क्षमता उस जो उत्पादन है जितना उसका उपभोग कर लिया जाता है, और जो आधिक्य है वही करदान क्षमता है जो जनता के जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। यह वह अधिकतम राशि है जो एक देश के नागरिक बिना अपने जीवन को दरिद्र या दुखद बनाए हुए आर्थिक संगठन को भी अस्त व्यस्त किए बिना सार्वजनिक व्यय के अंशदान के रूप में दे सकता है। तो जोसिया स्टैम्प की जो परिभाषा है उसमें करदान क्षमता के विषय में उसने कहा कि एक देश जितना उत्पादन करता है और उसका जो कंजम्पशन है और कंजम्पशन के ऊपर जो एक्सेस है, जो अधिक है, वही करदान क्षमता है। तो एक फार्मूला भी जोसिया ने दिया है। तो निरपेक्ष करदान क्षमता टी, जिसे डिनोट करते हैं वास्तविक आय माइनस न्यूनतम उपभोग व्यय। करदान क्षमता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। तो करदान क्षमता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, निरपेक्ष करदान क्षमता व सापेक्ष करदान क्षमता। क्या है? तो निरपेक्ष करदान क्षमता जो है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी या व्यक्तिगत करदान क्षमता है। तो निरपेक्ष करदान क्षमता ये व्यक्तिगत है। एक व्यक्ति या देश के एक समाज बिना अरुचिकर प्रभाव उत्पन्न किए जिस सीमा तक कर चुका सकता है उसको निरपेक्ष करदान क्षमता कहा जाता है। कर देते समय कोई अरुचिकर प्रभाव ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी भी प्रकार की करदाता को कोई परेशानी ना हो, वो कर चुकाने के लिए कर्ज में न डूबे, तो वो निरपेक्ष करदान क्षमता कहलाती है। इसी प्रकार से सापेक्ष करदान क्षमता जो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी है, तुलनात्मक रूप से, तो दो राष्ट्र या राष्ट्रों के बीच दो या दो से अधिक समाज या व्यक्ति कर देने की शक्ति को सापेक्ष करदान क्षमता कहा जाता है। इसमें भी जो मानक है वो वही मानक है कि कोई अर्थव्यवस्था में अरुचिकर प्रभाव उत्पन्न न हो, किसी भी प्रकार के अत्यधिक कष्ट न हो, तो उसको करदान क्षमता, सापेक्ष करदान क्षमता और निरपेक्ष करदान क्षमता दोनों में एक कॉमन तत्व यही है कि किसी भी प्रकार का कोई अरुचिकर प्रभाव अर्थव्यवस्था में या व्यक्तिगत रूप में उत्पन्न न हो। करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे किसी देश की करदान क्षमता प्रभावित होती है? तो करदान क्षमता निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, स्थिर रहती है। तो जब वृद्धि होगी, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास जो होगा वो बढ़ेगा, विकास में वृद्धि होगी,
विकास में वृद्धि होने से रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि से आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो विकास में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, लोगों की आय में वृद्धि होगी और करदान क्षमता जो हो जाएगी वो तुम्हारी टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसका उल्टा यदि राष्ट्रीय आय में कमी होगी तो विकास में भी कमी हो जाएगी, रोजगार में भी कमी हो जाएगी और आय में भी कमी हो जाएगी, तो टीसी क्या है, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय और करदान क्षमता में सीधा धनात्मक संबंध है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो करदान क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी, यदि राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो करदान क्षमता में कमी हो जाएगी। दूसरा बिंदु है आय में स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि जब आय स्थिर है तो करदान क्षमता अधिक होगी, यदि आय में अस्थिरता है तो करदान क्षमता में भी कमी आ जाएगी। तो आय में स्थिरता अगर है किसी भी अर्थव्यवस्था में तो करदान क्षमता अधिक, और आय में अस्थिरता है तो करदान क्षमता कम। दूसरा है धन का समाज में कैसा वितरण है। तो धन का वितरण समाज में समान या असमान होता है। समान वितरण आर्थिक असमानता को कम करता है। जब समाज में के देश में अर्थव्यवस्था में असमानता कम तो आर्थिक विकास अधिक, रोजगार के अवसर अधिक, आय अधिक, करदान क्षमता अधिक। तो धन के समान वितरण में करदान क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और असमान वितरण यदि है समाज में धन का तो उससे घट जाती है। धन का समान वितरण है तो टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और यदि असमान वितरण है तो टैक्सेबल कैपेसिटी घट जाएगी। चौथा है जनसंख्या का आकार और वृद्धि दर। अब जनसंख्या का आकार और वृद्धि दर का संबंध किससे जुड़ जाता है? राष्ट्रीय आय से। चूंकि देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो जीडीपी में जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त होती है, तो वहां पर क्या स्थिति हो जाएगी? यदि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि यदि वो समान रूप से बढ़ रही है तो टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है उसी गति से जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति आय में कोई अधिक वृद्धि होगी नहीं, तो उससे जो करदान क्षमता है वो घट जाएगी। यदि राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना में बहुत कम है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसमें क्षमता जो है वृद्धि हो जाएगी। अगला है कि सरकार के व्यय की प्रवृत्ति और उसका क्या उद्देश्य है। अब एक तो सरकार का जो व्यय है उसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य है। यदि उसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य है तो टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। यदि सरकार का व्यय जो है वो अनुत्पादक है, अनुत्पादक व्यय यदि किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उससे टैक्सेबल कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी प्रकार से यदि व्यय उत्पादक व्यय है तो उससे टैक्सेबल जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है।